आवाज विशेष आज के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का पर्व भी बड़ा खास है और इस खास पर्व पर आज एक विशेष बातचीत या यूं कहें कि एक बड़े आंदोलन की स्मृतियां आपके पास पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ इस आंदोलन की स्मृतियां पहुंचाने के लिए उसी आंदोलन में जिनकी प्रत्यक्ष सहभागिता रही, ऐसे 3 अतिथि हमारे साथ हैं। ये अतिथि भीम सैनिक कहलाते हैं। ये अतिथि आज अम्बेडकरवादी आंदोलन के वे एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, साहित्यिक, कवि, वक्ता, चिंतक, समीक्षक, इन सब के रूप में आज पहचाने जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त की बात है 44 साल पहले की, जब बाबा साहिब तो नहीं थे, लेकिन बाबा साहिब के बाद जो आंदोलन खड़े हुए, उन आंदोलनों के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ। और यह आंदोलन था मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण का आंदोलन। इस आंदोलन में 16 साल लगे। लोग इसमें अपनी सहभागिता देते देते, उस संघर्ष का हिस्सा बनते बनते वे कब अपनी जवानी को खो बैठे ये उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन 44 साल पहले ये जो नामांतरण का आंदोलन शुरू हुआ 1980 के दशक में, इसी आंदोलन के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण दूसरी घटना जुड़ गई थी। और वो घटना थी, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है जो नामांतरण के आंदोलन का हिस्सा है। हम जहां तक समझते हैं कि वो आंदोलन नामांतरण के आंदोलन को बूस्ट करने के लिए, या फिर यूं कहे कि वे लोग जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, वे लोग जो अपने आप को पीड़ित, अपने आप को शोषित, अपने आप को अन्यायग्रस्त महसूस कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, एक नई चेतना प्रदान करने के लिए और उनमें साहस का भाव भरने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन का नाम था लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च अपने आप में अब 44 साल का वक्त बीत चुका है। 44 साल पहले यह आंदोलन 11 नवंबर 1979 को शुरू हुआ था नागपुर की दीक्षा भूमि से। और ये लॉन्ग मार्च चला था लगभग 600 किलोमीटर का। ये जो लंबा डिस्टेंस है, इसको पार करता हुआ औरंगाबाद तक। ये बात और है कि औरंगाबाद पहुंचते पहुंचते इस मार्च को रोक लिया गया, प्रशासन ने इसे वहीं रोक दिया। लेकिन ये मार्च अपने आप में नामांतरण आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, और वे लोग जो अन्याय के शिकार थे नामांतरण के परिप्रेक्ष्य में, नामांतरण हो जाने की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में, जो कि महाराष्ट्र सरकार के दोनों सभागृह में बिना किसी विरोध के जिस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था, उस प्रस्ताव को, उस निर्णय को सरकार स्वयं ही लागू नहीं करा पा रही थी और इस काम में 16 साल लग गए। आज उसी आंदोलन के इन 3 जाबाज भीम सैनिकों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस चर्चा में सहभागी हैं PS खोबरागड़े साहब, इंजीनियर हैं, बानाई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और धम्म रैली उन्होंने स्वयं श्रामणेर बन के 5 साल तक कंटिन्यू चलाई है, एक धम्म संस्कार की प्रस्थापना के परिप्रेक्ष्य में। हमारे साथ दूसरे कार्यकर्ता हैं उत्तम शेवड़े साहब। वैसे तो बड़े लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की मीडिया का काम देखते हैं, लेकिन अपने आप में बहुजन आंदोलन के एक समीक्षक के रूप में भी, बहुजनवादी आंदोलन की स्थापना के लिए अपना पूरा वक्त दे चुके ऐसे कार्यकर्ता के रूप में भी, और एक वो समीक्षक जो अम्बेडकरवादी आंदोलन की अपने अपने स्तर पर, अपने अपने समय पर एक सटीक टिप्पणी के साथ चर्चा करता है। तो उत्तम शेवड़े साहब है इसमें। और तीसरे हमारे जो अतिथि है वरिष्ठ कवि ई.मो. नारनवरे सर। हाल ही में ई.मो. नारनवरे सर ने एक बड़ा अच्छा ग्रंथ, जिसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहें, दरअसल ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अंग्रेजी में रचित जो ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो उन्होंने दीक्षा के बाद शिक्षा के लिए बनाया है, कि दीक्षा देने के बाद ये जो पूरा समुदाय है ये किस शिक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहेब की इसी मंशा को ई.मो. नारनवरे सर ने बड़े बेहतर तरीके से इसे समझा। और देखिएगा कि 67 साल हो चुके हैं धम्म दीक्षा को, 67 साल लग गए, मतलब 66 साल का वक्त लग गया उसका पद्य रूपांतर आने में। तो ये पद्य रूपांतरण के साथ कवि ई.मो. नारनवरे सर ने इस पूरे ग्रंथ को
पद्य रूप में लेकर आए हैं। धम्माक्षर यान इसका शीर्षक है। तो लेकिन आज लॉन्ग मार्च के परिप्रेक्ष्य में यदि यीमो नारनवरे सर को याद करते हैं तो वो इसलिए कि ये पूरा मार्च जो नागपुर से औरंगाबाद के लिए निकला, इस मार्च में जितने मार्च सॉन्ग रहे, ये सारे मार्च सॉन्ग ये यीमो नारनवरे सर लेकर आए। बीच बीच में अन्य गीत भी इसमें आते रहे, लेकिन यीमो नारनवरे सर का वो गीत कि निर्मिली जना मनात तूच दिव्य चेतना, यानी कि हम सबके मन में ये जो दिव्य चेतना का निर्माण किया है, ये निर्माण तूने किया है, यानी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और बाबा साहेब के प्रति ये जो वंदना का गीत था, इस गीत को गाते हुए लोग चले थे। हजारों लोग इसमें थे, उस वक्त के सारे युवा और इस वक्त के भी ये युवा कार्यकर्ता। तो इन तीनों के साथ ही इस कार्यक्रम को चालू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और हम इस समूह चर्चा को तो यीमो नारनवरे सर के उसी ऐतिहासिक गीत के साथ लेना चाहेंगे। तो सर, इस गीत की 2 पंक्तियां आप दीजिए और फिर हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिलना चाहिए, देना चाहिए। शासन ने ही ये निर्णय लिया था, जैसे कि बताया गया अभी पहले ही, कि महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने निर्विवाद इस प्रस्ताव को पारित किया, लेकिन पूरे मराठवाड़ा में उसके बाद में जो एक विरोधियों ने आंदोलन किया, पूरे मानवता की एक प्रकार की माने वो एक बहुत ही क्रूर इस प्रकार की चेष्टा थी। मराठवाड़ा विद्यापीठ के सामने वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैदरिंग का ये किया गया था, ऐलान किया गया था। लोग वहाँ से आए, तो हम उस गैदरिंग में ऐसे सम्मिलित हो कि लोगों को जगाते जगाते, और इसलिए नागपुर के दीक्षा भूमि से लॉन्ग मार्च निकालने का प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर के इनके अगुवाई में उन्होंने इसकी कल्पना थी, और उस कल्पना में मैं स्वयं था और एक हमारे इंजीनियर मित्र थे जिनकी अभी मैंने डेथ हुई है, रमेश रंगारी इंजीनियर। तो हम तीनों ने ये लॉन्ग मार्च की पहली मीटिंग हमारे ऐसी हुई थी। कल्पना तो प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर की थी, वो जाके आ गए थे उधर से मराठवाड़ा से, लोगों को पैसा देकर, मैंने जय भीम नाम का जो साप्ताहिक था, उस साप्ताहिक की ओर से कुछ निधि इकट्ठा किया गया था, तो निधि बांट के आ गए थे। और वहाँ के लोगों की उन्होंने देखी तो तब से वो इतने अस्वस्थ रहते थे जिसका कोई नहीं। तो इस अस्वस्थता को इसको करने के लिए, और वो भी अपनी कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए, ऐसे इसमें वो लॉन्ग मार्च की कल्पना है। तो इस लॉन्ग मार्च में जो गीत आपका आया है, हाँ, जिंदाबाद दीजिएगा। हम जब निकले यहाँ से 11 नवंबर को 1979 को, तो चलते चलते रास्ते से हम गीत गाया करते थे अपने भीम सैनिकों को ऊर्जा दिलाने के लिए। वो गीत इस प्रकार था, जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग मार्च जिंदाबाद, अपना हक साबित करने को चलो चले औरंगाबाद, चलो भीम सैनिकों बांध कर सर पे कफन औरंगाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग मार्च जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग मार्च जिंदाबाद। इसमें और भी अंतर थे, और ये इतना ऐसा गीत रहा कि ये एक स्फूर्ति देते हुए, लोगों में एक नई ऊर्जा को भरते हुए ये लॉन्ग मार्च जब आगे बढ़ा, तो आप देखिएगा लॉन्ग मार्च में यहाँ से तो हजारों लोग जुड़ते गए, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जहाँ से गुजरता रहा, वहाँ से भी लोग इसमें शामिल होते रहे। एक बात, जब हम प्रोफेसर कवाड़े सर का एक छोटा सा इंटरव्यू भी सुन रहे थे, जिसमें कवाड़े सर इस बात को जब समझा रहे थे, बता रहे थे, तो उनका कहना था कि दीक्षा भूमि पर जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, तो उस वक्त में जैसे कि विजयादशमी के दिन जितने लोग होते हैं, लगभग उतने ही आसपास लोग दीक्षा भूमि पर इकट्ठा हुए थे इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए। तो आप थोड़ा सा याद कीजिएगा कि वो जो स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां कि बाबा साहेब के काम के लिए, ये केवल नाम बदलने वाली बात नहीं थी। दरअसल ये बात थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के निर्माण में भी और मराठवाड़ा क्षेत्र में शिक्षा का जो कार्य है उसको बढ़ाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और इसके कारण वहाँ बहुत सारे ऐसे संगठन रहे जिनकी भी ये बात रही कि बाबा साहेब का नाम इस यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। और एक दूसरी बात रही कि जब महाड़ में एक बड़ा जलसा हुआ था दलित पैंथर का, इस जलसे में
जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने भी इस बात को दोहराया था और वे सरकार में थे महाराष्ट्र की। दलित पैंथर ने इस मांग को आगे बढ़ाया। बहुत सारे पुरोगामी आंदोलन से जुड़े हुए, परिवर्तनवादी आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन इस काम से जुड़े और सबने मिलकर ये मांग उठाई थी। ये कोई ऐसे मांग नहीं थी कि किसी पर थोपी गई हो, लेकिन सरकार यदि दोनों सदनों में ऐसे प्रस्ताव को पारित करती और सरकार अपने ही प्रस्ताव को लागू नहीं कर पाती तो ये बाबा साहेब के काम का, उनके योगदान का एक इंसल्ट माना गया। लेकिन इसका जब घोषणा हुई तो गांव-गांव में, मतलब पूरे मराठवाड़ा में जितने बौद्ध बाड़े हुआ करते थे उन बाड़ों में आग लग गई। लोगों पर अन्याय अत्याचार होने लगे और ये जो स्थिति बनी, ये स्थिति अपने आप में बड़ी भयावह थी। और ये ऐसी स्थिति में ये लॉन्ग मार्च चला था। ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च है। किसी भी आंदोलन के इतिहास में ये एक विशेष बात होती है। मैं थोड़ा सा उत्तम शिवड़े साहब को जोड़ना चाहूँगा। शिवड़े साहब, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। आपकी जो भी उम्र रही होगी उस समय, लेकिन वो क्या परिस्थितियां थी कि आप उस आंदोलन का हिस्सा बने? 11 नवंबर 1979 को जो नागपुर से लॉन्ग मार्च निकला, उस वक्त मैं धनवटे कॉलेज का 12वीं का छात्र था। अच्छा। मुझे एक तो पैदल चलने की आदत में गांव का होने से, तो और बाबा साहब का नाम लेकर कोई आंदोलन चल रहा है और पैदल जाने का मौका मिल रहा औरंगाबाद तक, तो मुझे तो पहली बात इस बात की खुशी हुई कि चलो बाबा साहब का नाम लेकर कोई आंदोलन चल रहा है और पैदल जाने का मौका औरंगाबाद तक मिल रहा, तो हमने जाना चाहिए। तो क्या आप अकेले उसके साथ निकले या फिर आपके मित्र भी थे? तो मेरी जब इच्छा हुई तो चंद्रमणि नगर से मेरा एक साथी है भीमराव धनविजय करके, हम 2 लोग चंद्रमणि नगर से निकले थे और हमारी बाकायदा बैंड बाजे के साथ में दीक्षा भूमि तक पहुंचाया गया था हमें। और कलेक्शन करके, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं किराए के एक रूम में अनिल भगत के घर में किराए से मैं रहता था। 12वीं का छात्र था। मेरे पिताजी का जस्ट 1-1.5 महीना पहले निधन हुआ था। लेकिन मैं 12वीं की परवाह नहीं की, मुझे लगा कि एक अच्छा ऐतिहासिक काम चल रहा है तो मैंने जाना चाहिए, तो मैं उसमें गया। लोगों ने कलेक्शन दिए थे 20 रुपये, उसका हिसाब में जो डायरी मैं मेंटेन किया उसमें वो सारी बातें लिखी है। मैं 2 लोग चंद्रमणि नगर से सम्मिलित हुए थे और फिर वहाँ से जो 17-18 दिन तक जो लॉन्ग मार्च चला, 365 किलोमीटर का होता है, जो मैंने वो पूरी नोट किया, 550 के करीबन था। लेकिन जो 17-18वें दिन में जो दूसरे बिड़ के बाजू में जहाँ राहेरी पुलिया पे हमको अटक की गई और फिर वहां से तब भी वहां इस मार्च को रोक दिया गया। तब भी मेरी इच्छा थी कि वहां से भाग के जाने का, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था कि औरंगाबाद जाना और बाबा साहब का वो यूनिवर्सिटी देखना, ये मेरी बहुत पहले से इच्छा थी। लेकिन मेरा जो साथी था बोले अपन जिनके साथ में आए उनके साथ में रहेंगे, जहाँ लेकर जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन अपन यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। अब मैं छोटा था और मुझे बाकी का तो नॉलेज नहीं था, वो थोड़ा सा अच्छा प्रगल्भ आदमी था, तो मैं बोला इसको अगर छोड़ दिया तो मेरा ना कोई मेरे को जानता, ना जान पहचान, ना कुछ आइडिया नहीं, पैसे भी नहीं, तो औरंगाबाद मैं कैसे जाऊंगा करके मेरे को फिर बाकायदा उनके साथ में ही जेल में नागपुर के 13 दिन तक सेंट्रल जेल में रिटर्न वो अटक में आना पड़ा। जी, थोड़ा सा मैं इंजीनियर साहब को जोड़ना चाह रहा हूँ। इंजीनियर साहब, अगर मैं इस बात को समझना चाहूँ कि आपका तो एक पूरा समय आपका एक कार्यकर्ता के रूप में चला जा रहा है, लेकिन नामांतरण का ये आंदोलन चला और इसके लॉन्ग मार्च में आप जब सम्मिलित हुए तो क्या ऐसी कोई वो घटना कि जो आपको बहुत ऐसा पिंच कर गई, बहुत प्रेरित कर गई, या फिर ऐसी कोई बात कि जो आपको आज तक आपकी स्मृति पटल से नहीं निकलती है? जी, मेरा गांव केलजर है, जन्म गाँव। अच्छा। दूसरे दिन लॉन्ग मार्च का वहाँ मुकाम था। मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा था तब। अच्छा। और गांव का कार्यकर्ता होने से नाते से मैं 1 महीना पहले से वहाँ पे गांव में पूरी तैयारी किया उसकी। तो कलेक्शन करना, लोगों को समझाना, आजू बाजू में हमारे आजू बाजू में 100 गाँव। तो ये भी प्रक्रिया चलती रही कि मतलब लोग कलेक्शन भी करते थे अपने गांव में, इसकी तैयारी भी करते रहे? जी जी। अच्छा। 100 गाँव घुमा मैं आजू बाजू के, और वहाँ से भी लोगों को इकट्ठा किया। और फिर दूसरे दिन हम यहाँ पे मुक्काम था, दूसरे दिन केलजर पे लॉन्ग मार्च का। पहले दिन बुटीबोरी, दूसरे दिन केलजर होने के बाद सब लोग निकल गए, लेकिन एक बूढ़ा आदमी पीछे रह गया। अच्छा। तो मैंने उनको डॉक्टर की तरफ लेके गया
और डॉक्टर से इलाज करवाया और उनको बोला कि भाई अभी आपका काम जो है, क्योंकि पैर बहुत सूज गए थे उनके, बहुत बड़े बड़े स्वेलिंग आ गया था। तो मैंने बोला भाई आप अपने गांव निकल जाओ। तो वो बोले नहीं मुझे जाना है आगे में लॉन्ग मार्च, क्योंकि लॉन्ग मार्च निकल गया था। अच्छा। तो फिर जाना है। मैं बोला भाई आप मर जाओगे ना। तो उन्होंने बोला इसीलिए तो जाना है। अच्छा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मरने के लिए आदमी जा रहा है। मैं बोला भाई क्या बात है, क्यों मरना चाहते तुम? तो बोले मेरा नाम नारायण, गांव में सब लोग मुझे नारिया बोलते थे। मुझे कोई इज्जत नहीं थी, मेरे पास में 1 भी एकड़ जमीन नहीं थी, कुछ नहीं था, मजदूरी करता था। और पुराने भंडारा जिले में वहाँ पे धान की बुआई और कटाई के बाद में कोई रोजगार नहीं होता है वहाँ। तो हम बहुत सारे दिन तो भूखे रहते थे, हमको कोई इज्जत नहीं थी। और ये पाटिल बीड़े फेंकता था पी के और मैं वो उठाता था, उसके बदले मुझे पाटिल के सब काम करने पड़ते थे। कोई मुझे इज्जत, सब लोग मुझे नारिया बोलते थे, मुझे भी कोई गलत नहीं लगता था उसमें। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा लड़का डिप्टी कलेक्टर बन गया, 2 लड़कियां MBBS डॉक्टर बन गई और चौथा जो लड़का है तो वो तहसीलदार की परीक्षा पास हो गया। तो तहसीलदार की परीक्षा पास होने से, क्योंकि बड़ा लड़का बाहरी था, दोनों लड़कियां बाहरी पड़ी, तो ये गाँव वालों ने ठहराव करके ये छोटे लड़के को बुलाया, तहसीलदार बना भाई। तो उसका मिरोनुक हो गई गांव में, और मिरोनुक होने के बाद में उसने बोला कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा और IAS बनूंगा और कलेक्टर बनूंगा। तो फिर मेरी पहचान जो है, अभी मुझे नारायण नहीं बोलते, कोई नारायण भी नहीं बोलते, नारायण राव भी नहीं बोलते। तो आज मेरी पहचान, मैं कहीं से भी दिखा तो आजू बाजू के गांव और गांव का पाटिल और सब लोग मुझे बोलते ये देखो ये साहब का बाप जा रहा है, कलेक्टर का बाप। साहब का बाप, क्योंकि मेरे चारों लड़के साहब बने तो साहब का बाप जा रहा है। मतलब इसी जिंदगी में जिसको कोई इज्जत नहीं थी, जिसको सब लोग नारिया बोलते थे, इसी जिंदगी में लोगों ने मुझे साहब का बाप बोलना चालू किया। और ये किस वजह से हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो ये बाबा साहब की वजह से हुआ। तो जिन बाबा साहब की वजह से मुझे प्रतिष्ठा मिली, उस बाबा साहब के लिए मैं जान देने जा रहा हूँ। तो ये जो सुन जिसे के- नामांतरण के आंदोलन को अस्मिता का आंदोलन जो कहा गया, उसके पीछे वजह ये है। लोगों ने इस पर अलग तरीके से टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के इमोशनल आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों को इतने दिनों तक चलाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा साहिब की एक बात समझिएगा, बाबा साहिब ने जब चौदार तालाब पर इस आंदोलन को खड़ा किए थे, चौदार तालाब से पानी पीने का, ये पानी पीने का आंदोलन नहीं है। बाबा साहिब उस आंदोलन को जब समझाते हैं तो वे कहते हैं कि ये हमारे स्वाभिमान का आंदोलन है। और ये जो स्वाभिमान की बात है, इसके लिए जब आप देखिएगा कि जब हम संवैधानिक भारत में 1950 के बाद जब प्रवेश करते हैं, तो ये बात आती है कि हम मनुष्य की गरिमा को और उसके सम्मान को स्वीकारेंगे और उसको बनाए रखने के लिए काम करते रहेंगे। ये आश्वासन है। और इस आश्वासन को जब ठेस लगती है तो उस ठेस को दूर करने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। सर, आप यदि मैं PS खोबरागड़े साहब की बात करूं या फिर उत्तम शेवड़े साहब की बात करूं, तो इन दोनों की उम्र तो आपसे कम रही उस वक्त में, लेकिन आप बड़ी प्रगल्भता के साथ और गीतों के साथ, समझ के साथ और आंदोलन की समझ के साथ इसमें थे। आपने कैसे देखा कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या मिला? आंदोलन तो बहुत सारे किए हम लोगों ने जी। उसके पहले भी भूमिहीनों का आंदोलन भी चला। जी जी। लोग, अन्य लोग भी उसमें आए और चले भी गए जी। अपने से मिलने के बाद, कुछ मिलने के बाद। ये आंदोलन वैसा नहीं था। क्या मिलाने के लिए था ये? बाबा साहब का नाम। आपने जिस आंदोलन की यहाँ पे अभी मैंने याद दिलाई, महाड़ के चौदार तालाब के आंदोलन की, वो भी आंदोलन बहुत दिन तक चला। वो आंदोलन किस लिए था? मनुष्यता की गरिमा को बनाए गरिमा को रखना। इस करने के लिए। हाँ। यह आंदोलन, माने वो आंदोलन का क्या असर तुम लोगों पर हुआ, बाबा साहब के कार्य का क्या असर तुम पर हुआ? तुम बाबा साहब के अपमान को सहन कर सकते, या उस अपमान का, माने उस अपमान को मिटाने की माने वो कोशिश कर सकते उसके बच्चे। ये इसकी कसौटी लेने का वो एक माने हमने आंदोलन समझा, माने नामांतर के आंदोलन को, और उसके लिए वो हम
इस आंदोलन में। एक बात मैं सर ये समझना चाह रहा था कि जैसे लॉन्ग मार्च की शुरुआत ही इस बात के लिए की गई कि लोग जो है वो बड़े अन्याय में है, अन्याय में है। लोग बड़े डरे डरे से डरे है, डरे से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई उनके साथ कोई नहीं है, वो शायद अकेले पड़ गए हैं। और इस बात को बदलने के लिए, इस बात को ठीक करने के लिए, लोगों में साहस भरने के लिए जब इस आंदोलन को आप शुरू किए और लॉन्ग मार्च जब चलने लगा, तो लॉन्ग मार्च से लौटने के बाद आपने क्या देखा कि क्या बदलाव दिखा आपको? कुछ लोगों ने टीका भी की, ऐसा आंदोलन करने की क्या जरूरत थी जो आपने पहले किए। जी। पर हमने बताया कि जहाँ तक के जब तक के हम माने स्वयं को कहीं पे झोंक नहीं देते और इस आंदोलन को माने आगे बढ़ाने के लिए हम अपने आप को वहाँ पे जब तक के झोंक नहीं देते और कुछ ये नहीं कर सकते, तब तक के ये नहीं, जब तक कि तुम कुछ अपनी ये नहीं बताओगे जी। उसकी इंटीमेसी, उस आंदोलन से तुम्हारा क्या लगाव है, वो नहीं बताना, दूसरे लोग कैसे ये करेंगे। तो उस आंदोलन की जो लॉन्ग मार्च की इसमें ही लिखा था कि अपना हक साबित करने को चलो चले औरंगाबाद। तो ये जो था ये क्या, और भीम शक्ति को परास्त करना, बोलो किसके है औकात, ये लोगों को लगता था कि अपन माने कुछ है। अच्छा, एक नई, और उसके इसमें और भी गीत हमने वहाँ पे गाते थे, इनको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये भी थे उसमें, ये भी सम्मिलित हो जाते थे। अय दलितों उठो, माहौल खड़ा करना है, फैसला कर लो तुम्हें जीना है या मरना है। ये सवाल वहीं पे माने हमने वो आंदोलन में ये पूछे थे। और एक बता दो, चलो भीम सैनिकों, भीम सैनिक ये शब्द भी जो माने लोगों में आज भी माने प्रचलित है, ये लॉन्ग मार्च की देन है। अपने आप को भीम सैनिक कहलवाना बहुत ही माने गरिमा के, बहुत इसकी बात समझते थे लोग, ऑनर की बात है। एक बात आपको हम बताएं कि लॉन्ग मार्च ये भले ही नामांतरण के आंदोलन को बूस्ट करने वाला आंदोलन रहा, लेकिन नामांतरण का ये पूरा आंदोलन, लॉन्ग मार्च भी उसी का हिस्सा, लेकिन इस आंदोलन का हम एक बड़ा प्रभाव देखते हैं कि ये आंदोलन केवल लोगों को सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा करने में ही सक्षम रहा, ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में मिला, इसका प्रभाव नाटक के क्षेत्र में मिला, इसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में मिला। और देखिएगा कि मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है आज का, कि जो लोग नामांतरण के आंदोलन में और ये लॉन्ग मार्च में और फिर दलित पैंथर के भी आंदोलन में, ये सारी जो युवा उस वक्त के रहे, ये सारे युवा आज एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड भी हुए हैं। यानी ये शिक्षा के प्रति, अपने प्रतिनिधित्व के प्रति और अपने सामाजिक योगदान के प्रति, और इसमें भी खास बात कि बाबा साहेब से जो पाया उसको पे बैक करना है, इसके प्रति भी ये पूरा जो युवक उस समय इस आंदोलन का हिस्सा बना, ये उसमें बराबर बना रहा। पीएस खोबरागड़े साहब, जिनको हम आज तक पे बैक टू सोसाइटी का एक ऐसा प्रतिनिधित्व देखते हैं कि जो इस वक्त तक जितना पे बैक कर सकते हैं उतना पे बैक करने की कोशिश करते हैं। आज भले ही वे धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम शेवड़े साहब को देखें तो शेवाड़े साहब ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन दस्तावेजीकरण आंदोलन का ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है उनका। मैं शेवड़े साहब आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, आंदोलन के दस्तावेजीकरण में आपकी बड़ी रुचि रही है और बड़े लंबे समय से दस्तावेजीकरण आप करते रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च का दस्तावेजीकरण आपने किया? हाँ, मैं इसलिए मैं जी थोड़ी बात करता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये ऑपरेस्ट इंडिया। हाँ, ये माननीय कांशीराम जी साहब चलाते थे। हु लेड द लॉन्ग मार्च, ये मान्यवर कांशीराम जी ने 80 को निकाला, जनवरी फरवरी 80 को। अब मैं जैसा कि अभी लॉन्ग मार्च में गया, फिर 13 दिन नागपुर के सेंट्रल जेल में रहा, उसके बाद में मैं बाहर आने के बाद में मेरे हाथ में ये इशू मिला। चंद्रमणि नगर में इसका कांशीराम जी का जो सेंटर था चंद्रमणि नगर में था और मैं चंद्रमणि नगर में रहता था। जैसा ही मैंने ये पढ़ा हु लेड द लॉन्ग मार्च, और इसमें क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी जब 6 दिसंबर नागपुर को ये जो 6 दिसंबर 79 को जो नागपुर में मार्च निकला, इसमें जो गोलियां चली, जो लोग, बहुत सारे लोग मर गए, तो उस वक्त तो नागपुर में थे। क्यों मतलब ये 4 अगस्त की बात, क्यों नागपुर में थे? तो मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, जैसा कि 27 जुलाई 78 को विधानसभा और विधान परिषद में ठराव पास हुआ
जैसा ही ठहराव पास हुआ वैसा ही मराठवाड़ा में दलितों के घर जलाना जैसा ही शुरू किया तो नागपुर में उसके प्रसाद उमटे। नागपुर में उस घटना का निषेध करने के लिए नागपुर में हजारों लोग रास्ते पे आए, उन्होंने मोर्चा निकाला। 4-5 अगस्त 78 को जैसा ही मोर्चा निकाला तो उसमें भी गोली चली। नागपुर में 5 लोगों को, जो 10 नंबर पुलिया है, वहां मारा गया। उसके बाद में ये लॉन्ग मार्च निकला। ये तो पहली घटना है, लॉन्ग मार्च के पहले ही नागपुर में मौतें हो गई। लेकिन 2, 3, 4 दिसंबर 79 को बामसेप का नागपुर में पहला अधिवेशन बेजनबाग में हुआ। जैसे बेजनबाग में हुआ उसी दरमियान ये लॉन्ग मार्च की प्रक्रिया चल रही थी। तो कांशीराम जी 6 दिसंबर को नागपुर में थे जब नागपुर में गोली चली। जब ये जख्मी भी हुए तो मेयो में, इस अंक में सारी बातें हैं, मेयो में हॉस्पिटल में जख्मियों को कांशीराम जी मिलने गए, बामसेप के लोगों ने जख्मियों को कुछ मदद भी किया। ये सारी बातें उस वक्त हुई। जब मैंने ये इशू पढ़ा तो मुझे एकदम, जब भी मैं इंग्लिश तो उतनी नहीं समझती थी, लेकिन जो भी थोड़ी सी समझा, मैं 12वीं का स्टूडेंट था, तो मुझे लगा कि मैं जिस आंदोलन में गया और जिसमें मार काट, जाड़ पोड़, ये सारी बातें हुई, तो ये आदमी का जो सोच है थोड़ा सा हटकर है। ये जाड़ पोड़, आंदोलन, तोड़ फोड़ इसमें नहीं है, ये आदमी अलग ही रखता है बात, ऐसा मुझे लगा। और कांशीराम जी के फिर विचारों का प्रभाव मेरे पे पड़ा। और जब नागपुर में 16 अक्टूबर 80 को नागपुर में बबुलखेड़ा में बाबा साहब के मूर्ति का, पुतले का अनावरण कांशीराम जी के हाथ का हुआ। 80 को ही मैंने कांशीराम जी को देखा और सुना। तब से मैं क्या उस वक्त में ये ऑपरेस्ट इंडियन एकमात्र पत्रिका थी जिसमें इस तरह की बात छपी थी? नहीं, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं तो जेल में था। हाँ। और जेल में होने से नहीं तो एक महीना 15 दिन मैं मार्च में रहा, 15 दिन जेल में रहा, 1 महीना चले गए। तो उस दरमियान का कोई भी इशू मुझे तो देखने को नहीं मिला आंदोलन का। अच्छा। तो आंदोलन का एक में ये डॉक्यूमेंट मेरे को देखने को मिला जिसमें सारे लॉन्ग मार्च का रिपोर्टिंग है, इसमें सारे नेताओं की मुलाकात है। क्या इसमें जय भीम पत्रिका जो निकलती थी, जिसको प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े इसको चलाते थे, सबने बड़े लंबे समय तक उसका संपादन भी किया है, उसमें भी ये सारी चीजें बड़े विस्तार से आई रही होगी। जो हमारा जो स्टेट का जो मीडिया है उसमें भी ये चीजें छपती रही होगी। क्या ये आपके दस्तावेजीकरण में आए? नहीं, बाद में आए ना, है ना। अच्छा, वो है आपके पास? हाँ सर, ये आंदोलन हाँ सही माने में चला है उस वक्त। अच्छा, हाँ, यार साप्ताहिक जय भीम ने इसको विस्तार से छाप दिया। विस्तार से छापा नहीं तो लोगों का भारत बनाने में और लोगों को मालूमात करने में वो साप्ताहिक मैंने पूरे महाराष्ट्र में जाया। 44 साल पहले की घटना, जिसमें नामांतरण के आंदोलन को एक बूस्ट करने के लिए, उसको एक नई प्रेरणा देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए लॉन्ग मार्च भी उसके साथ निकल पड़ा। लॉन्ग मार्च ने लीडरशिप भी दी। नामांतरण के आंदोलन ने, अम्बेडकरवादी आंदोलन को बहुत सारे लीडर्स भी दिए। इस वक्त में भी जो कार्यकर्ता है या जो लीडर्स है, या छोटे लीडर्स या बड़े लीडर्स, ये सारे लीडर्स भी नामांतरण के आंदोलन की और दलित पैंथर के आंदोलन की या फिर दलित मुक्ति सेना के साथ जो बात आगे बढ़ी, इस आंदोलन की एक उपज लगते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि इस वक्त में, अभी ये 44 साल का वक्त बीत चुका है, कोई भी वक्त उस वक्त के लिए बैठा हुआ नहीं होता, लेकिन ऐतिहासिक जो घटनाएं घटित होती है, ये जो आंदोलन होते हैं, जो हिस्ट्री होती है, इस हिस्ट्री से कुछ सीखना भी होता है। आपको क्या लगता है, आपने इतना लंबा समय अम्बेडकरवादी आंदोलन में दिया है, इस वक्त में हमने उन सारी घटनाओं से, उन सारे आंदोलनों से, इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं, इनको फेस करने में वो घटनाएं क्या सिखाती हैं? क्या लगता है आपको? अम्बेडकराइट आंदोलन में जब भी इमोशनल आंदोलन हुए हैं जी, उससे हमारे समाज को नुकसान हुआ है, हमारे मूवमेंट का नुकसान हुआ है। जैसे बहुत सारी बात, क्योंकि इमोशन जो है, भगवान बुद्ध ने भी बताया इस बारे में, बाबा साहब ने भी बताया इस बारे में, क्योंकि इमोशन ये पावर है। लेकिन इमोशन का सही तरीके से यदि ये नहीं हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस यदि उसमें नहीं रहा, तो वो शायद इमोशन है ना, हमें हमारे समाज के लिए नुकसान दे। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मराठवाड़ा में अवेकन डमास, ये समाज को जागरूक करने के लिए लॉन्ग मार्च निकाला गया कि भाई सरकार बोलती है आंदोलन करो, अपना नाम, हम नाम दे देंगे, ठहराव हो गया, सब हो गया, लेकिन दे नहीं रहे,
तो कौन नहीं दे रहे? तो ऐसी मानसिकता के लोग नहीं दे रहे जिनके पास में सत्ता है, जो गांव-गांव में पकड़ रखते हैं, जो इस व्यवस्था में पकड़ रखते हैं, जिनके पास में खुर्ची है, जिनके पास में उत्पादन के संसाधन है, और जो बाबा साहब का जो समाज है जो बहुत ही नीचे है, उसके पास में सब संसाधन नहीं है, कुछ भी संसाधन नहीं है। मेरे एक मित्र ने बताया कि मराठवाड़ा के कुछ जिले ऐसे हैं, 4-5 जिले ऐसे हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट के एक भी आदमी के पास में 1 भी एकड़ जमीन नहीं है। तो ये संसाधन जिनके पास नहीं है, इनको नाम चाहिए, ये इनकी इच्छा है, क्योंकि इनके पास में सिर्फ बाबा साहब है जो उनको ऊपर ला सकते हैं। लेकिन जिनके जो नाम से, जिस बाबा साहब के नाम से वो स्वाभिमान से खड़े रह सकते हैं, भूखे रह के भी, तो वो देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? वो देना चाहते हैं यहाँ के रूलिंग लोग, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हम कुर्सी पे बैठेंगे, आप हमारे पाँव के पास बैठो, हमें जब लगेगा तब हम आपको देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं है। लेकिन ये डिस्पेरिटी जो है कि बाबा साहब के लोगों को ये पैर के पास में बैठना और ये लोग कुर्सी पे बैठेंगे और ये न्याय देंगे, ये बात बाबा साहब के लोगों ने अमान्य किया है। लेकिन उस आंदोलन में ऐसे हुआ कि करते करते इस धारा इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया, आंदोलन भी वैसे थे जिस प्रकार से मराठवाड़ा में हम जब जा रहे थे तो गांव-गांव में लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भी उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया। कि जिनके घर जलाए गए, हम धर्मापुरी नाम का, आज भी मेरे को याद है, धर्मापुरी गांव है, वहाँ पे एक देबाजी नाम का हमको ये मिला। वो भी मैंने धोती वाला आदमी था, अपना सफ़ेद कपड़े डाल के। हम जब गए, मैं था कवाड़ी सर से, हम जब गए तो उन्होंने बोले ये मेरा घर है, बोले पूरे इसका, माने बड़े अच्छे मकान थे उनके, माने जिसको बोलते ईंटों से भी नहीं तो पत्थर के बनाए ऐसी उनकी दीवारें थी। तो ऐसे अच्छे अच्छे मकान उन्होंने जला दिए। तो मिले, बोले हमको इसका कुछ नहीं लगता बोले। पर आज जब हम बोले कोर्ट में जाते, बोले जब कोर्ट शुरू हुआ तो वो जो बोले जिन्होंने जलाए वो लोग भी हमको बोले नमस्ते करते, क्योंकि उनको मालूम है बोले कि ये इसके बाद में जो भी होने वाला है हम तो यहाँ पे कल्पित ठहराए जाएंगे। तो हमको अदब से अब ये करते। नामांतर के आंदोलन का ये भी सकारात्मक परिणाम हुआ कि आज जो विरोध है, जो आज बोल रहे ना, अपन बोल रहे, वो उसका भी विरोध उनको सोच करने लगे कि नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए भी कुछ किया है। नामांतर के आंदोलन ने सिर्फ माने विरोध नहीं, मतलब वो जो उस वक्त में जो विरोध था, वो विरोध आज बदलाव की प्रक्रिया में आया। मैं बोलता हूँ नागपुर में जब मैंने शुरू में हुआ तो इतने गंदी यहाँ पे मैंने बोला करते थे हमको कि बाबा साहब कौन है, फिर वो जो आता है उसके बाद में माने बहुत ही गंदी इसमें। आज वो लोग जय भीम के सिवा बोलते नहीं, और वो आज उन लोगों ने भी हम माने संविधान सम्मान ऐसा उनका माने एक आंदोलन ये भी निकाले उन्होंने। तो ये जो सब ये नामांतर का और इसका वो आंदोलन का मैंने सकारात्मक परिणाम है। मैं शबड़े साहब को थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ, इस बातचीत को भी हम पूरा करने की ओर ले जा रहे हैं। शबड़े जी, एक बात आप बताइए कि आपने आपका तो शुरुआती दौर का वो आंदोलन का ये समय रहा कि जहाँ से आप कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। आज उम्र के इस पड़ाव पर आप अगर ये समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च था, इस लॉन्ग मार्च से आपने क्या सीखा? हम लोग जो मांगते हैं तो कमज़ोर लोग मांगते हैं, और जो शासक लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, वो देते हैं। तो हमें मांगते मांगते देने वाले भी बनना चाहिए, और देने वाले बनने के लिए संगठन चाहिए, शासक बनना चाहिए, और संगठन के आधार पे शासक बन के हम कुछ दे सकते हैं। शासक जो होता है, शासक ही सब कुछ होता है, और शासक बनने के, और हम जब तक संगठित और नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमको कुछ मिलना नहीं है। और यही बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूँ उस संगठन का भी यही ध्येय धोरण है। इस वक्त में लॉन्ग मार्च के वो बुजुर्ग कार्यकर्ता कि जो 44 साल पहले इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े थे, उस कार्यकर्ता से, उस कवि से, उस एक जिम्मेदार साहित्यकार से यदि मैं इस वक्त मेरे दर्शकों के लिए अगर कोई संदेश लेना चाहूँ एक 44 साल के लॉन्ग मार्च के स्मृतियों में, तो आपका क्या संदेश होना चाहिए? क्या मिलता है इस भारत में हमें बिना संघर्ष किए? याद करो इतिहास हमारा क्या हमने बलिदान दिए। नवयुग के निर्माण के खातिर चाहे हो जाए बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लॉन्ग मार्च जिंदाबाद। लॉन्ग मार्च अभी भी चालू है, हमारा जारी है, चालू रहेगा।
लॉन्ग जब तक यहाँ मार्च पे है, अभी जब भी तक अन्याय और अत्याचार होते रहेंगे, हमारी सत्ता के लिए तो हम तो लड़ते रहेंगे सत्ता लाने के लिए, पर सत्ता नहीं आती इसलिए हम माने चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब हमारा कोई माने हम पर अन्याय होगा तो उस अन्याय का प्रतिकार जरूर करेंगे, हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। अन्याय लॉन्ग का मार्च प्रतिकार करेंगे। अभी भी जारी है और ये लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। ये लॉन्ग मार्च अपने हक और अधिकारों का लॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग मार्च अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। ये इस बात के साथ ही ये लॉन्ग मार्च की उस वक्त भी शुरुआत हुई थी, इस वक्त भी ये आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। ये यिमो नारनवरे सर का कहना है। बाबा साहेब का ये आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा। 3 भाई इकट्ठे बैठे हैं, एक बात के लिए तो उनका बिल्कुल लक्ष्य तय है कि उन्हें वो जो विषमतावादी मानसिकता है, वो जो गैर बराबरी वाली संस्कृति है, उस गैर बराबरी वाली संस्कृति को बराबरी वाली संस्कृति में बदल देना है। लेकिन तीनों भाइयों का काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है और ये अपना अपना मानवीय स्वभाव है। यिमो नारनवरे सर, उत्तम शेवड़े सर, PS खोब्रागडे सर, आप सब लोग हमारे साथ आए और नामांतरण के आंदोलन से जुड़ी इस लॉन्ग मार्च की स्मृतियों को आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।